नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और अब 7 बजे के बाद ऑलमोस्ट जो है वो सभी मीडिया चैनल अपने अपने एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं। एग्जिट पोल फाइनल जो है वो परिणाम नहीं होता, लेकिन एक आकलन का जरिया होता है। अब ऐसी स्थिति में पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें भी अपने आकलन किया था, और अब जब दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है तो शाम तक मतलब 5 बजे तक का जो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है वो ये कहता है कि दूसरे चरण में 67% से भी ऊपर वोटिंग हो चुकी है। अब उसके बाद में जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं तो ये डेटा जो है वो लेट नाइट तक जो है वो आता रहेगा और बढ़ता रहेगा। अब इसमें पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव था, और पहले चरण के अगर 2020 के चुनाव को हम नजर डालते हैं तो महागठबंधन 2 सीटों से आगे था। 61 और 59 एनडीए के पास थी। और दूसरे चरण की जो 22 जिलों की जो 122 सीटों की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर एनडीए जो है वो पिछली बार 67 सीट पर आगे था और 50 सीटों के ऊपर महागठबंधन आगे था। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि इसमें सीमांचल भी आ जाता है, और सीमांचल आपको पता है कि ये वो सीटें हैं, चाहे वो किशनगंज की हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, जिसमें लगभग 40 से 50% के आसपास आबादी मुस्लिम आबादी है। और अब तक जो है वो हमने लगातार जो है वो ट्रेंड में ये सुना है कि मुस्लिम वोटर जो है वो इस बिहार के चुनाव में निर्णायक साबित होता है। अब मुस्लिम वोटर की जब हम बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 17% मुस्लिम, और मुस्लिम वोटर जो है वो एक मुश्त अगर आप देखोगे तो वो भारतीय जनता पार्टी को, जो पार्टी हराती है, उसकी तरफ जो है उसका झुकाव ज्यादा होता है। तो इस चुनाव में जातिगत समीकरण के साथ में एम-वाई फैक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो एम और वाई, चाहे आप मुसलमान कहिए या फिर माइनॉरिटी कहिए, और वाई से यादव। अब ऐसी स्थिति में 14% बिहार में यादवों की आबादी है और 17% के आसपास मुस्लिम आबादी है। तो दोनों कुल मिलाकर 31%। तो हम बड़ा मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि महागठबंधन 30% वोट बैंक से शुरू करता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि पूरा जो वोट बैंक है वो एक ही गठबंधन को जाएगा या एक ही पार्टी को जाएगा। हो सकता है वो 70% पे ट्रेंड कर रहा हो, 80% पे ट्रेंड कर रहा हो। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दूसरी तरफ जब हम एनडीए की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो लगभग 100 से ऊपर उम्मीदवार उतारे, 101 उम्मीदवार थे, उस लिस्ट में देखोगे तो लगभग 40 से ऊपर यादव जो है वो उम्मीदवार है। तो अगर आप ये कहते हो कि एम-वाई फैक्टर पूरा का पूरा जो है वो महागठबंधन के साथ जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा जो है वो हमारा आकलन गलत हो सकता है। लेकिन चूंकि यादव उम्मीदवार है तो उसका अपना एक जो है वो वोट बैंक होता है, तो फिर वो किसके साथ जाएगा। अब जब हम सीमांचल की बात करते हैं, मुस्लिम मतदाताओं की बात करते हैं, तो इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने भी जो है, जो पिछली बार 5 सीटें जीती थी इन्हीं 122 सीटों में सीमांचल में, तो उसका प्रभाव भी देखा जा सकता है। और उस प्रभाव को अगर आप देखते हो तो फिर अगर मुस्लिम वोट, क्योंकि 2% वाला जो है वो उप मुख्यमंत्री होगा, और उसके बाद में जो आकलन किया गया कि इसके बावजूद जो 17% वाला है वो दरी बिछाएगा, तो फिर 17% का जो आकलन था, असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात बोली, तो फिर मुस्लिम वोटर जो है वो किस तरफ जाएगा, ये जो है बड़ा सवाल उठता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो फिर दूसरे चरण का जो आकलन है वो थोड़ा आसान हो जाता है। अब इसी में अगर हम देखते हैं तो इसी को समझने के लिए कि इस चुनाव में आखिरी जो आंकड़ा है वो क्या होने वाला है, तो इसमें कौन से मुद्दे प्रभावी होंगे, इसको हमें समझना जरूरी है। और जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो इसमें दूसरे चरण तक आते आते जो बात समझ में निकल कर आ रही है वो एक ही निकल कर आ रही है कि लोग नीतीश कुमार के साथ या नीतीश कुमार को तोहफा देने जा रहे हैं।
तो एक जो जादुई आंकड़ा 122 का है, तो आप समझ सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार जो है वो सरकार बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगातार जो महागठबंधन ने अटैक किया मुख्यमंत्री को लेकर, नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, तो लोगों में एक मैसेज गया कि ये आखिरी चुनाव है और वैसे भी उनकी उम्र का जो है वो तकाजा हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में स्पेशली जो महिला वोटर है, और महिला वोटर को हम जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि 1.5 करोड़ के आसपास सीधे सीधे लाभार्थी है 7 करोड़ 40 लाख मतदाताओं में। तो एनडीए की शुरुआत होती है 1.5 करोड़, तो हम कहें कि 1 करोड़ महिलाओं से। अब ऐसी स्थिति में जब लोगों को यह लगने लगे कि नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव है और अब उनको जो है वो जाते जाते तोहफा देना चाहिए, तो फिर एकमुश्त जो है वो ये वोट कैसे गया होगा आप समझ सकते हैं। तो मुद्दा क्या था इस पूरे चुनाव में? वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं बना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने महागठबंधन को डिरेल कर दिया वोट चोरी के मुद्दे से, और ध्यान भटक गया। जो बिहार के असली मुद्दे थे उससे महागठबंधन जो है वो थोड़ा सा डिरेल होता हुआ दिखाई दिया। तो पहला नीतीश कुमार, और सिर्फ जो है वो नीतीश कुमार, और उसमें भी भागीदारी जो है वो सबसे बड़ी है महिला मतदाताओं की। और महिला मतदाताओं, चाहे आप मध्य प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र का, क्योंकि यहां पर डिलीवर की जा रही है, तो ये लाभार्थी वर्ग है जिसको डिलीवर किया गया है। और जब हम इस गठबंधन की केमिस्ट्री को देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब से नीतीश कुमार का नाम जो है वो आगे किया है, तो उसके बाद मोदी भी जो है वो थोड़ा पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि मोदी जो है वो अपने आप में एक ब्रांड है, लेकिन नीतीश कुमार को आगे रखा, और जिस तरीके से जो है वो महागठबंधन के ऊपर हमला बोला। तो दूसरा जो निकल कर आता है, जब हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, तो फिर नीतीश कुमार की जो छवि है वो सुशासन बाबू की, और फिर दूसरी तरफ है जंगल राज, जिस छवि से आरजेडी बाहर नहीं निकल पा रही है। तो ये इस पूरे चुनाव का दूसरा मुद्दा रहा। तीसरा अगर हम इसमें देखते हैं तो वो आता है, फिर हम अगर इसकी बात करें तो दलित, क्योंकि दलित जो है वो किसके साथ है, हालांकि हम इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन दलित में भी अगर हम देखें, क्योंकि इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ में है, जो लगभग 6% के आसपास अपना वोट बैंक रखता है, और इसके अलावा जीतन राम मांझी का फैक्टर भी आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो दोनों में अगर आप तुलनात्मक तरीके से देखते हो, और अगर बिहार में मुद्दों की बात करें, तो आपने देखा कि इस बार का जो केंद्रीय बजट था, मोदी सरकार का जो बजट था, जिसको विपक्ष ये कहता था कि ये बिहार का बजट है, तो आप समझ सकते हैं। और बिहार नरेंद्र मोदी कितनी बार गए, इसको भी आप समझ सकते हैं। और उससे भी बड़ा जो एक दूसरे चरण में जो देखने को मिला, जब से पश्चिमी बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद से जो खबरें जो आ रही है कि घुसपैठिया जो है वो एक के बाद एक जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। अभी आज की खबर थी गुलशन कॉलोनी, जिसमें 2 लाख मतदाता थे, मुश्किल से 20,000 मतदाताओं ने अपना वेरिफिकेशन करवाया है, तो बाकी अचानक से कहां चले गए। तो इसका मतलब यह था कि जो चुनाव आयोग जो कर रहा था, और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा उठा रही थी घुसपैठिया, वो जमीन पर दिखता है, और यह कंसोलिडेट करता है हिंदू मतदाताओं को। तो ये जो है इस चुनाव का एक बड़ा फैक्टर, दूसरे चरण में इसका प्रभाव ज्यादा देखा जा सकता है। तो पहले 65 लाख से 69 लाख, और उसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि विपक्ष की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, बजाय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि अगर आप एक गड़बड़ लेके आओगे तो पूरी चुनावी प्रक्रिया, जो एसआईआर की प्रक्रिया है, उसको रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं कर पाए। कांग्रेस जो है वो दूसरे राज्यों की मतदाता सूची लेकर, और जिस तरीके से झूठ फैलाया, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं दिया। तो जिन्होंने जंगल राज देखा, सुशासन देखा, तो ये चुनाव जो है वो इसी के आसपास घूमता हुआ नजर आया। अब जब हम बातें हैं कि 17 और जो 14%, 31% से शुरू होता है, तो आप इसमें जो है वो मुकेश सैनी की पार्टी का अगर आप एड ऑन भी कर देते हो, 5 से 6% युवाओं का रुझान भी कर देते हो, तो फिर प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है आप उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी जो है वो वोट लेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो एनडीए का ही लेगा, वो महागठबंधन का भी लेगा। कितना लेगा?
उम्मीद है कि 2 से 3% के आसपास वो ले सकता है। इससे ज्यादा वोट बैंक, वोट शेयर उसके पास जाने की उम्मीद जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। और आपने देखा पिछले कुछ दिनों से तो प्रशांत किशोर बिल्कुल शांत दिखाई दिए इस चुनाव को लेकर। तो जब हम दलितों की बात करते हैं, जो 20% के आसपास मानकर चलते हैं, जिसमें पासवान, इसके अलावा आप देखा जाटव, तो जाटव जहां जिस बेल्ट में आते हैं वहां पर बसपा का भी जो है वो अपना एक इंपैक्ट देखा जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा से जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, ये सीमावर्ती राज्य है, तो इसका प्रभाव जो है वो यहां पर देखने को मिल सकता है। फिर आता है दलित, और जिसको हम कहें कि नॉन पासवान या नॉन जाटव, तो उसमें जो है वो कितना डिवाइड होता है। तो अगर हम इसको 50-50 भी करके देखते हैं तो महागठबंधन का जो वोट शेयर है वो 40% से नीचे दिखाई देता है, और एनडीए गठबंधन जो है वो लगभग 47 या हम कहें कि 45 से 48% तक जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं जो क्लोज फाइट वाली सीटें हैं वो किस खाते में जाएगी। और फिर उसमें, क्योंकि महागठबंधन में आप देखोगे तो कांग्रेस और आरजेडी लगभग 7 सीटों पर एक दूसरे के आमने सामने है, तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मोटा मोटा जो आकलन निकलता है इस एग्जिट पोल का, जिसकी तरफ इशारा है, तो यहां पर जितने भी जो मीडिया है वो उनका आकलन क्या होता है, उसको बजाय हम एक अपना जो देखते हैं, तो उसमें साफ तौर से दिखाई देता है कि 243 में अगर सीमांचल, जिसमें लगभग 50 सीटें आती है, या मैं कहता हूं कि आरजेडी जो है वो 75 सीट जो जीती हुई थी, अगर पूरा महागठबंधन उतनी सीटें भी रखता है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि एनडीए की शुरुआत कहां से होती है। तो एनडीए पहला चरण हो या दूसरा चरण हो, दोनों ही चरणों में जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं, और एक जो साफ तौर से जो दिखाई दे रहा है, अब वो कितना सही है कितना गलत है ये 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह इस चुनाव का परिणाम भी उसी तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें जो सीटों की जो संख्या है, जहां तक इसमें आकलन में आता है, वो आती है 165 से लेकर 180 तक। तो इसमें जो आकलन है वो लगभग 175, और अगर इतनी सीटें आती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि 2010 का चुनाव और इस बार 2025 के चुनाव में फर्क क्या है। तो इसमें जो हमारा जो आंकड़ा रहेगा वो रहेगा 165 से 180 के बीच में एनडीए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।